नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई आपके मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में शायद नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। सबसे पहली जो खबर है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली है, और परेशान करने के साथ सोचने वाली भी है कि आखिर दरिंदगी कब तक। जिस तरह से मासूमों को अलग अलग घटनाओं में शिकार बनाया जा रहा है, आखिर ये कब तक हमें देखना होगा। इसके अलावा जो दूसरी खबर, महत्वपूर्ण खबर, आज हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। कहां कहां वो गए और उन्होंने वहां पर क्या क्या कहा, और साथ ही हरियाणा और मध्य प्रदेश का रिश्ता कैसे उन्होंने अलग अलग चुनावी मंचों पर स्थापित किया, वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड में बरसने वाले निवेश की। जी हां, शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है सागर में, और इसका क्या कुछ खाका है, इससे कैसे कैसे फायदा होगा, क्या कुछ चीजें यहां पर हो सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की वो खबर जिसने भी सुना उसका दिल एक बार तो जरूर कांपा होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन पहले एक बच्ची गायब हो जाती है। मंगलवार की दोपहर को राजधानी के शाहजहानाबाद इलाके की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 5 साल की एक बच्ची गायब हो गई। बच्ची मंगलवार की दोपहर अपनी मल्टी के ही एक फ्लैट में दादी के साथ मौजूद थी। बच्ची किताब लेने का बोलकर निकली, लेकिन जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की गई। बच्ची जिस वक्त गायब हुई थी उसी समय इलाके में नगर निगम की फॉगिंग मशीन भी आई थी, लिहाजा निगम कर्मियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। मल्टी के साथ साथ आसपास के इलाकों में तलाशी शुरू हुई। इलाके के सभी नालों और अन्य जल स्रोतों की भी तलाशी ली गई, किसी अनहोनी की आशंका के चलते। जिस जगह बच्ची रहती थी, माफ कीजिए, ये बात हमें कहनी पड़ रही है क्योंकि अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। वहां के करीब 1000 फ्लैट तलाशे गए तो भी पुलिस को सफलता नहीं मिली। गुरुवार की सुबह पीड़ित परिवार के घर के ठीक सामने वाले फ्लैट में जब पुलिस ने तलाशी ली तो एक पानी की टंकी से बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने टंकी से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। फ्लैट से 2 संदेही महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में कई सारी कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। बच्ची के साथ किसी दुर्व्यवहार की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो पूरी खबर है वो यही कि 3 दिन से गायब एक मासूम की लाश आज उसी के घर के ठीक सामने एक फ्लैट से बरामद हुई। बॉडी जो यहाँ बच्ची रहती थी, इसके साइड वाले सामने की लाइन में साइड में उसकी बॉडी, एक पानी की टंकी है वाइट कलर की, उसके अंदर मिली है। बॉडी को हमने पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। नहीं, आप लोग देख रहे हैं कि हमारी टीम तो पूरे 3 दिन से लगातार राउंड द क्लॉक लगी हुई है। जो भी हम लोग बेस्ट ही कर रहे हैं अपना। अभी उनकी फैमिली के हम लोगों को जितने भी मेंबर्स मिले हैं उनको हम लोग ने राउंड अप कर लिया। आगे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई। राजधानी भोपाल में आज 3 दिनों से लापता बच्ची का शव मिल गया है। जो पुलिस पिछले 3 दिनों से जांच कर रही थी, एक विषय बना हुआ था कि बच्ची आखिर कहां गायब हो गई है। उस बच्ची का शव उसी फ्लैट के एक टंकी में पाया जाता है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वही फ्लैट है जहां पर से बच्ची गायब हुई थी। दरअसल बच्ची अपने दादी के साथ इसी फ्लैट में रहती थी और उसके बड़े पापा भी इसी फ्लैट में रहते थे, और किताब लेने के बहाने बच्ची जब यहीं से निकलती है तो अचानक गायब हो जाती है, और जिसके बाद से पुलिस लगातार जो है 3 दिनों तक उसकी जांच कर रही थी, लेकिन जांच के बाद भी कुछ नहीं सामने आता है। और आज जो है उसी बच्ची का शव इसी फ्लैट के एक टंकी में पाया जाता है, जिसके बाद से लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो प्रशासन के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं
और आरोपियों को जो है फांसी देने की सजा की भी मांग कर रहे हैं। हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो बच्ची थी, फांसी ही देना चाहिए। हाँ, ऐसा के फांसी में लटकाना चाहिए। हाँ, आप लोग ये बताइए, जब बच्ची यहाँ से निकली, मेरी हो या तुम्हारी बच्ची हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना भाई मेरे। बता, बच्चे कैसे होते हैं हम जानते हैं। जिसके बच्चे नहीं होते उनके दिलों से पूछो आप जाके। ये निश्चित तौर पर देखेंगे तमाम सारे जो यहाँ पर परिजन हैं वो हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार 3 दिनों से जो है अलग अलग फ्लैटों की भी जांच कर रही थी और उसमें कुछ नहीं पाया गया। लेकिन आज जिस तरीके से ये खबर सामने आती है, काफी दिल दहलाने वाली ये खबर है। परिजन मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरीके की घटना जो है वो आगे ना बढ़े। पुख्ता जो सबूत होते हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिलहाल बच्ची का जो है पोस्टमार्टम के लिए उसको अस्पताल भेज दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस जो है पूरे जो घटना है उसकी जांच कर रही है। घटना स्थल पर कई सारे अधिकारी जो है वो मौजूद है और लगातार जो है वो जांच की जा रही है। विषय जो बना हुआ है, आखिर किन लोगों ने उस बच्ची का जो है अपहरण किया और हत्या की भी जो है आशंका जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब ये देखने वाली बात होगी, पुलिस की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसमें तमाम सारी चीजें हमें पता चल पाएंगी कि आखिर जो है ये 3 साल की बच्ची कैसे गायब हुई और उसके साथ इस तरीके का घटना कैसे होता है। ये तमाम सारी चीजें जो है ये पहलू बनी हुई है, लेकिन जब ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही तमाम सारी जो जानकारी है वो सामने आ पाएंगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। जी बिल्कुल, हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी साहब मौजूद हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम था और पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई की? इस पूरे घटनाक्रम में कुल 3 आरोपियों की पहचान हुई। घटना के स्वरूप का सामने आते ही पुलिस ने इसमें तीनों आरोपियों को चिन्हित किया और एक आरोपी जो कि रेलवे स्टेशन से भाग रहा था उसे गिरफ्तार किया। 2 अन्य सहयोगियों को, उसकी मां और बहन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें तीनों लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इसमें एक SIT का गठन किया है और साथ ही साथ एक एडिशनल DCP अफसर के अधिकारी को इसमें विवेचना अधिकारी बनाया गया है। इस पूरे मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। इसमें कठोरतम सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें शीघ्र ही विवेचना पूरी करके इसमें पुलिस की कोशिश होगी कि इसमें कठोरतम सजा। कारण क्या रहा अभी तक की पूछताछ में, क्या सामने आया? इसमें जैसा कि स्पष्ट है कि वो व्यक्ति परिचित था, पूर्व परिचित था, सामने ही रहता था और प्रथम दृष्टया किसी को उस पर कोई शक नहीं था। जैसे ही इस घटना का स्वरूप सामने आया उसने कोशिश की, क्योंकि पुलिस की उस पूरे जगहों पर लगातार उपस्थिति रही, सैकड़ों की संख्या में लगातार पुलिसकर्मियों ने सर्चिंग की, तो उसकी कोशिश रही। उसने 3 से 4 बार कोशिश की कि पूरे साक्ष्यों को इकट्ठा, जो भी उसके पास साक्ष्य है उनको डिकम्पोज कर दे या फिर खास तौर पे सार्वजनिक जगह पर फेंक दे, लेकिन पुलिस की लगातार उपस्थिति के कारण वो इसमें सफल नहीं हो पाया। बहरहाल पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने न सिर्फ त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित की है, बल्कि इसमें आगे भी कठोरतम सजा सुनिश्चित कराई जाए। रेप की पुष्टि भी हुई है? इसमें प्रथम डिटेल्स अभी PM रिपोर्ट आनी शेष है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है और खास तौर पे पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जब सर्चिंग की गई तो बगल के फ्लैट में जब की गई तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। पुलिस को बताया गया कि वो किराएदार हैं और मकान मालिक के पास उसकी चाबी नहीं, उसमें सर्चिंग हुई तो मुख्यतः एक कमरे के अंदर का एक कमरा है जो कि बंद था और खास तौर पे उस कमरे में भी ना होकर के उसके एक पानी का एक छोटा सा एक ऐसा छोटा सा एक टंकी बना था प्लास्टिक का, जिसमें अंदर इस तरह की उसने घटना करके छुपाने की कोशिश की। बहरहाल पुलिस ने अलग अलग जगहों पे लगातार सर्चिंग की, लेकिन जैसे ही जगहों पे ये तीसरे चौथे राउंड का भी सर्चिंग चल रही थी तो उसमें उस जगह पे पुलिस वहां पे जैसे ही पहुंची फिर घटना का खुलासा हुआ और फिर पुलिस ने न सिर्फ संदेहियों को चिन्हित किया बल्कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर से इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले में जो SIT गठित की गई है वो तत्काल जांच को पूरी करके आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने का काम करेगी। लेकिन कुछ सवाल ये घटना हमारे लिए छोड़ देती है। सवाल ऐसे कि हम किस समाज में रह रहे हैं। एक मासूम बच्ची 5 साल की कितना बोल लेती होगी, कितना समझ लेती होगी बातों को, कितने चेहरों की मुस्कान होगी वो छोटी सी बच्ची। ऐसी बच्ची के साथ दरिंदगी करते हुए क्या किसी के हाथ एक बार भी नहीं कांपे होंगे? ये कौन लोग हैं जिनसे भगवान भी सुरक्षित नहीं है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, ये हम बचपन से ही सुनते आए हैं। अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर कह दिया जाता है कि बच्चे तो भगवान के रूप है। तो फिर भगवान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये बात सिर्फ कहने भर की ही है क्या? ये इसका कोई मतलब भी है?
खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर रहे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में हरियाणा के चरखी दादरी, भिवानी और बवानी खेड़ा विधानसभा में जनसभा करने पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री झारखंड पहुंचकर परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने गिरिडीह और गांडे विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया था। झारखंड दौरे के दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाया था, उन पर निशाना साधा था। इस बार भी सीएम विपक्ष पर जबरदस्त हमला करते हुए नजर आए। इसके साथ ही एक बड़ी चीज जो आज देखने को मिली वो ये कि हरियाणा और मध्य प्रदेश का संबंध सीएम ने कैसे जोड़ा और साथ ही हरियाणा में रहने वाले लोगों को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण भी कैसे दिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम डॉक्टर यादव ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के संबंध को कैसे स्थापित किया। सीएम ने शिक्षा का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण का उदाहरण दिया। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया था, लेकिन शिक्षा अध्ययन के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना। चरखी दादरी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस गौरव को स्थापित करते हुए विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, जब हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जब उनकी बात करते हैं, तो हमारे विरोधी लोगों के पेट में मरोड़े चलते हैं, छाती पे सांप लौटता है। ये क्यों भगवान की जयकार कर रहे हो? ये धर्म की बात क्यों कह रहे हो? अरे भाई, धर्म की बात भगवान राम ने अच्छा ही सिखाई, सच्चाई सिखाई। अरे वनवासियों को गले लगाया, गरीब से गरीब आदमी को साथ बिठाया। नाविक जो हमारे केवट महाराज थे, उनके हमारे अपने पांव पूजने के लिए आगे बढ़े। हमारे कितने आदर से उनके माध्यम से हम अगर धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म की नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? आपके मन में तो श्रद्धा है नहीं। 5000 साल, 500 साल या लाखों साल आपको किसी पे विश्वास नहीं, इसलिए अतीत के देवी देवताओं का नाम लेने में भी आप शर्माते हो। हमारे 500 साल का संघर्ष है भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बनने का, और ऐसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या का बना। लेकिन आप तो इतने दुर्भाग्यशाली हो, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के सारे नेताओं को निमंत्रण दिया, आइए सब भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, आपने तो बहुत अड़ंगे लगाए थे, कोई बात नहीं, भगवान राम आपको माफ करेंगे। आओ जरा भगवान के दर्शन कर लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। अरे पता नहीं कहां से कौन कौन लोग सब शामिल हुए, नहीं हुए तो ये कांग्रेस और उनके साथ वाले एक भी नहीं आए अयोध्या में। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से हरियाणा में रहने वाले लोगों को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया और हरियाणा के नाम को लेकर क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपके भाई का ही आपको बुलावा है। आप जब इच्छा हो मध्य प्रदेश आना, मेरे लायक काम बताना, जो आप बताओगे आपके साथ। हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों भाई भाई हैं, जुड़वा, और आप तो और आनंद वाले हो। पूरे देश में एकमात्र नाम है हरियाणा, जो भगवान हरि के नाम पर है। क्या आनंद का नाम है भगवान हरि के नाम पे हरियाणा। मैं एक पंक्ति सुना रहा था, मुख पर मुरली अधर धरी, जब बोलो तब हरि हरि। ये आनंद आपके बीच में आता। ये जो आनंद में डूबने की जगह, जहां बहादुरी, पराक्रम, पुरुषार्थ का भी आनंद है और मन से कोमलता और आनंद ऐसा है। अभी मैं गांव में से घुस के निकल के आ रहा था, तो हमारे पशुओं को भी पालने के लिए कितना आनंद के साथ मैं देख रहा था। कोई के घर के सामने भैंस बंधी है, तो धूप है तो थोड़ी छाया कर दी उसको। मैंने कहा ये इतना प्रेम तो मेरे यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलता जितना यहाँ हमारे हरियाणा में मिलता। पशुओं से भी इतना प्रेम, मनुष्यों से भी प्रेम, आदमी मात्र से प्रेम, और दुश्मन के लिए काल बन के उसके कंकाल के ठिकाने नहीं लगाए। ये हरियाणा है, ये जोश और ये जज्बा हमारे सामने।
हरियाणा के भिवानी में सीएम मोहन ने एक बार फिर से महाभारत के युद्ध से बात शुरू करते हुए आज के परिदृश्य में मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को याद किया और हरियाणा की धरती को पावन बताया। 5000 साल पहले भी यही कौरव और पांडव के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस धरती के ऊपर कोई भी सूरवीर महावीर, कोई भी रण में जाने वाला वीरांगना की जाया बच्चा अपने घर पे नहीं बैठा था। सबने उस निर्णायक धर्म युद्ध में भाग लिया था और मुझे इस बात की खुशी भी है और प्रसन्नता है। नंदगांव की इस धरती पे आया तो मेरे मन में थोड़ा सा संशय था, लेकिन हमारे कई मंदिर तो हमने देखे होंगे, लेकिन अपने प्राणों का उत्सर्ग करके जो मंदिर आपने बनाया, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आभार मानता हूं। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो अपना शरीर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उसकी मृत्यु नियत है, कोई बचना संभव नहीं है। लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने जीवन को जो मातृभूमि पे न्यौछावर कर दे, उसी नंदगांव का तो आनंद है, वही तो हरियाणा की धरती है। इसी कारण से दुनिया में भारत का मान है, सम्मान है। और वहीं हरियाणा के भिवानी के नंदगांव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। तो वहीं प्रदेश में गौपालन और हरियाणा की तरह दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही। भगवान कृष्ण ने वही शिक्षा ग्रहण किए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, इन सबका अध्ययन करके जीते जी जो मनुष्य से भगवान रूप में आ गए, वो श्री कृष्ण की धरती जो शिष्य के रूप में जीते जी जगत गुरु के नाते से पूजे गए, वो धरती का स्थान मध्य प्रदेश है। हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण ने जा लीलाएं किए, प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे। ये हमने वहां संकल्प लिया है। प्रत्येक जगह पर जहां जहां पशुपालन होता है, पशुपालन को प्रोत्साहन देकर के दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा के भवानी खेड़ा में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए अब आपको वो भी सुनाते हैं। और आपका ये भाई, हम तो गिनती में ही नहीं थे, आप तो इतनी बड़ी संख्या में भी हो। मैं जहां से आता हूं वहां हमारी उस विधानसभा में 500 संख्या भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लगातार से मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार जिताती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की टिकट के माध्यम से जीत के हम आते हैं। और ताली तो डबल इसलिए करना पड़ेगी कि पहले शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। हमें इस बात का गर्व है। और 1 बार नहीं, 2-2 बार हमारे वंश के लोगों को, पहले बाबूलाल गौर, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव, इतने बड़े राज्य के अंदर ये अधिकार देना, ये कलेजा केवल 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का हो सकता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। नए साल यानी 2025 के फरवरी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाना है। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नए साल के दूसरे महीने यानी फरवरी की 7 या 8 तारीख में प्रस्तावित है। इन्वेस्टर समिट आयोजन को लेकर उद्योग विभाग की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। उद्योग विभाग के जरिए इन्वेस्टर समिट के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस समिट में देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। बड़े निवेश के प्रस्तावों की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, खनिज और मैन पावर के आकलन की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिससे उद्योगपतियों को इस रिपोर्ट से अवगत कराया जा सके और उन्हें निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। ये तमाम सारी बातें जो हैं वो हम आपको बता क्यों रहे हैं, अब उस पर आते हैं। तो दरअसल सागर में 27 सितंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है और इसे लेकर क्या कुछ चीजें खास हैं, अब उनकी बारी।
तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, लगातार जारी है। दरअसल ये प्री इन्वेस्टर समिट इवेंट है जिनसे मध्य प्रदेश में निवेश की हलचल को तेज रखने का प्रयास लगातार जारी है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अब तक उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है। इसमें उज्जैन में 10,000 करोड़ रुपए, जबलपुर में 15,000 करोड़ रुपए और ग्वालियर में तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। और अब अपनी बात पर आते हैं कि आखिर कैसे बुंदेलखंड में निवेश बरसेगा। तो 27 सितंबर को यानी शुक्रवार को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है। सागर अपने आप में बहुत विशेष है। यहां कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग घर घर में तो होता ही था। सागर क्षेत्र की यह खास पहचान मानी जाती थी, लेकिन अभी आज के परिदृश्य में सागर में खनिज सेक्टर भी प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समिट के माध्यम से निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को अब क्षेत्रीय स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में जो उद्योगपति पहले से सक्रिय हैं, उनकी गतिविधियों को और विस्तार देने के लिए, उनकी गतिविधियों के विविधीकरण के लिए भी प्रदेश में अवसर उपलब्ध कराने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। 27 सितंबर को सागर में भी एक ऐसी ही कोशिश जो है वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के रूप में की जा रही है। और इसके साथ एक बड़ी चीज ये है कि राज्य सरकार का सहयोगात्मक रुख और सकारात्मक वातावरण जो है वो शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खनन, वनीकरण और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। और ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस तरह से उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स को एक बड़ा समर्थन मिला है, निश्चित तौर पर सागर को लेकर भी प्रदेश सरकार कुछ ऐसी ही उम्मीदें, ऐसी ही आशाएं रख रही है। और सागर औद्योगिकरण से कैसे कनेक्ट होता है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 27 सितंबर को सागर जिले में इस कॉन्क्लेव का आयोजन है और इसमें जो मुख्य आकर्षण है वो है बीना रिफाइनरी के विस्तार की शुरुआत। हालांकि 14 सितंबर 2023 को पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रख चुके हैं। इस परियोजना के तहत पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार के लिए 49,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जा रहा है। इसके विस्तार के परिणाम स्वरूप एक नई दिशा खुलेगी निवेश की, एक नई दिशा खुलेगी औद्योगिकीकरण की और एक नई दिशा खुलेंगी, एक नई कहना शायद गलत होगा, यहां पर कई सारी दिशाएं खुलेंगी रोजगारों की। 10 अलग अलग सेक्टर्स में निवेश की नई संभावनाएं, 10 अलग अलग सेक्टर्स में उद्योगों की नई संभावनाएं और 10 अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं। प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, पैकेजिंग सामग्री, मोल्डेड फर्नीचर जैसे तमाम विकल्प जो हैं वो बीना रिफाइनरी के जरिए खुल रहे हैं। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम व्यापार इकाइयों के लिए भी दरवाजे खुलेंगे, जिससे बुंदेलखंड के 20,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो कैसे कैसे विस्तारीकरण होगा ये तो हमने आपको बताया, लेकिन बीना रिफाइनरी खास कैसे है और क्यों इस पर इतना फोकस है और क्यों हम इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं बार बार, इसके बारे में अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। थोड़ा सा विस्तार अब इस बात को और कर लेते हैं। दरअसल बीना रिफाइनरी से कुछ और उद्योग हैं जो जुड़े हुए हैं, या सीधी भाषा में कहें तो बीना रिफाइनरी से क्षेत्र में और भी उद्योगों के रास्ते खुलते हैं। जैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में गैसोलीन, डीजल और जेट ईंधन जैसी सामग्री का उत्पादन होता है जो वाहनों के लिए आवश्यक है। रासायनिक क्षेत्र में एथिलीन, प्रोपिलीन, बेंजीन इन जैसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है। ये प्लास्टिक और सिंथेटिक उत्पादों के निर्माण में काम आते हैं। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल से दवाओं के निर्माण के लिए जरूरी औषधीय यौगिक बनाए जाते हैं, काफी रेयर होते हैं और ये भी यहां से मिलते हैं। कृषि क्षेत्र की हम बात कर लें, उर्वरक और कीटनाशकों का उत्पादन पेट्रो रसायनों के माध्यम से किया जाता है, ये भी एक बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा ऊर्जा और निर्माण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बिजली संयंत्रों और सड़कों के निर्माण में एक प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, एक पदार्थ इस्तेमाल होता है, इसे बिटुमेन कहते हैं। ये भी रिफाइनरी से तैयार होते हैं।
उपभोक्ता वस्तु और कपड़ा क्षेत्र में प्लास्टिक, पैकेजिंग, डिटर्जेंट, पॉलिस्टर, ये तमाम जो उत्पाद हैं वो पेट्रोकेमिकल से निकल कर आते हैं। ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण भी पेट्रोकेमिकल से ही होता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो जोड़ती हैं सीधा सीधा बिना रिफाइनरी से खुद को, और इन्हें लेकर कितने उद्योगों का रास्ता खुल सकता है, इसे समझना अब शायद आपके लिए बेहद आसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।